is biochemistry, which is unit 14 of book 2. राइट? क्या होता है बायोकेमिस्ट्री? जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी एक लिविंग थिंग है, वो क्या करेगा? ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद सस्टेन करेगा, और सस्टेन करने के बाद विदर ऑफ हो जाएगा। ठीक है? अब बॉडी के अंदर देयर आर मेनी यू कैन से कॉम्प्लेक्सेस इन लिविंग थिंग्स और इन लिविंग सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन अबंडेंस, और वो जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं टू गिव अस एनर्जी टू फर्दर वर्क। मेटाबॉलिज्म होता है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑल थिंग्स, all chemicals which are present in our body or in living things, तो bio और chemistry दो चीजें कंबाइन हो गई। That is what we are going to study in this chapter, जिसमें हम लोग बायोलॉजिकल, बायो के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये सब कुछ ऑलमोस्ट पढ़ा होगा एक्सेप्ट फॉर द स्ट्रक्चर्स। सो इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? ऑल द केमिकल्स विच आर डूइंग लोचा, केमिकल लोचा इनसाइड आवर बॉडी, उसको हम क्या बुलाते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अब हमें पता है कि इन ऑल लिविंग थिंग्स जो तीन मेजर कंपोनेंट्स जो कि प्रेजेंट रहते हैं, द फर्स्ट वन दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स which is compounds of carbon, hydrogen and oxygen। फिर उसके बाद प्रोटीन्स जिसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है, एंड हेवी मॉलिक्यूल्स विद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग बुलाते हैं फैट्स एंड लिपिड्स। ये तीनों के तीनों जो है इनको हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा क्वांटिटी में देखा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, प्रोटीन्स बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, और फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। ठीक है? इसके अलावा थोड़े यू कैन सी स्मॉल क्वांटिटीज में कुछ और भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद विटामिन्स हो गए। ऑल्दो इनकी क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम है, स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, राइट? सो वी गो ऑन टू द फर्स्ट कंपाउंड्स व्हिच हैव वेरी लार्ज इंपॉर्टेंस इनसाइड आवर बॉडी। और ये सारे कंपोनेंट्स जिसकी हमने बात करी है, इनको एक्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड कंडीशंस चाहिए होते हैं कि जो बॉडी का पीएच है इट शुड बी मेंटेन्ड एट 7 एंड द टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड एट 37 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर ज्यादा होएगा तो मेटाबॉलिक रेट बॉडी का कम हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आपने देखा है कि जब हमें फीवर होता है तो हमको भूख कम लगती है। दैट इज बिकॉज एट अ हायर टेम्परेचर ये कंपोनेंट्स जो हैं ये बॉडी के अंदर एक्ट नहीं कर पाते, और उसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट हमारा डिक्रीज हो जाता है। सो लेट्स गो ऑन टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब जैसे कि वर्ड सजेस्ट कर रहा है, जो फर्स्ट डेफिनेशन इसकी दी गई थी दैट वाज नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। They were known as hydrates of carbon with the formula CxH2OY, right? अब substances just like glucose C6H12O6, वो इस वाली डेफिनेशन को प्रोटेक्ट करते थे या अप्लाई करते थे अपने आप को, बट देयर वर सर्टेन मोर कार्बोहाइड्रेट्स जो इस डेफिनेशन के साथ कंप्लाई नहीं करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव रैमिनोज C6H12O5, रैमिनोज, राइट? तो इसके बाद जब देखा गया कि कुछ कंपाउंड्स जो इस डेफिनेशन के साथ अग्री नहीं करते हैं, a new definition that was given, and what was the new definition? That carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy
compounds or substances which all लिख लो, or substances which on hydrolysis give such compounds. They were said to be carbohydrates. Classification जब carbohydrates की करते हैं तो they are classified as number 1 sugars. Sugars जो है they are crystalline substances having a sweet taste and are water soluble. Examples जो हम इसके ले सकते हैं, that is glucose, fructose, cane sugar. ठीक है. सेकेंड जो है they are known as non-sugars. Non-sugars जो है they are amorphous in nature, tasteless, they have no sweet taste as the sugars, they are tasteless and they are insoluble in water. For example, starch and cellulose. ठीक है. Now depending upon carbohydrates को जब हम systematically define करते हैं, depending upon the unit, systematically it is defined into the following. The first one, they are known as monosaccharides. Monosaccharides are the simplest carbohydrates which cannot be hydrolyzed further. ठीक है. There are around 20 monosaccharides which occur naturally. 20 monosaccharides which occur naturally. For example, ribose का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5. Glucose with the formula C6H12O6. Fructose with the same formula C6H12O6. Glucose जो है that is an aldose, which means it has an aliphatic group, और fructose is a ketose, which means it has a ketone. ठीक है. So glucose ये हो गया इसका एग्जाम्पल, राइट. फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारे पास आते हैं, they are known as oligosaccharides. करे हुए बायो में नहीं सारे. Oligosaccharides क्या होते हैं? Oligosaccharides लिखो, carbohydrates which give 2 to 10 monosaccharide molecules
on hydrolysis. 2 to 10 monosaccharide molecules on hydrolysis. They are further classified into di, which have 2, tri, which have 3, tetra and so on. ठीक है, इस तरह से हम इनको डिवाइड फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल डाइसैकेराइड, एग्जांपल इज सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये सारे के सारे डाइसैकेराइड्स. ओके, फिर उसके बाद ट्राइसैकेराइड्स में हमारे पास आ जाता है रैफिनोज. ट्राइसैकेराइड सैकेराइड का मतलब क्या होगा, 3 मॉलिक्यूल्स देगा ये. रैफिनोज, रैफिनोज हैज द फॉर्मूला C18H32O16. O16 raffinose. It has 3 monosaccharide units. फिर टेट्रा सैकेराइड्स में आता है स्टैक्योस. This is tetra. It has 4 units and its formula is C24H42O21. O21. ये हो गए some examples of oligosaccharides. Then the third one that is known as polysaccharides. Polysaccharides have more than 10 units. Polysaccharides is going to have more than 10 units. For example, starch. For example, starch or cellulose. Polysaccharides सबसे complex type of carbohydrates होते हैं, right? So हमने पढ़ने हैं 2 simplest ones. सबसे पहले monosaccharide units. The first one which we are going to study is glucose. So the monosaccharides, we go on to the monosaccharides. They are of 2 types. One which are known as the aldoses. Aldose means polyhydroxy तो है ही है. पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या हुआ कि उनके पास OH ग्रुप होगा प्लस 1 अनदर फंक्शनल ग्रुप. अगर वो ग्रुप एल्डिहाइड होता है तो इट इज नोन एज एल्डोज. एन एग्जांपल ऑफ दिस दैट इज ग्लूकोज. ठीक है. सेकेंड इज अ कीटोस व्हिच हैज अ ketone. ठीक है. And this is what example which we can take is fructose. So पहले जो हमने पढ़ना है that we are going to study glucose. Let's go on to glucose. Glucose is also known as grape sugar. It is also known as grape sugar. Preparation हम इसकी कैसे करते हैं? It is prepared by the hydrolysis of starch. Sucrose. This is sucrose. This is the table sugar which we eat. ठीक है. इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो we get 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose. ठीक है. Then second method is, अच्छा इसमें आपने देखना है कि ये जो हम रिएक्शन करते हैं इट इज डन इन एसिड मीडियम.
सो HCl या H2SO4 के साथ हम इसको बॉइल करते हैं विद वाटर, when we get C6H12O6, 1 unit of glucose and 1 unit of fructose. Second, we can also prepare it by the hydrolysis of starch. So starch क्या हुआ? C6H10O5 N units plus NH2O. This only gives glucose. Hydrolysis of starch will only give glucose. H positive at a temperature of 393 Kelvin. ठीक है, स्ट्रक्चर जब हम इसका देखते हैं, it is a polyhydroxy aldose aldose. Therefore, the structure is going to be CHO CH2OH. This is the simplest form of structure जो सबसे पहले देखा गया था. अब इस वाले स्ट्रक्चर को प्रूव कैसे किया जाता है कि कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो कि ग्लूकोज देगा, जिससे पता चलेगा कि उसके पास पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं और प्लस उसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप्स भी हैं. ठीक है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम इसके देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, molecular formula would be C6H12O6, which we have already written. ठीक है. Second, it has a straight chain. अब इसकी स्ट्रेट चेन के लिए कुछ टेस्ट करे गए टू प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेट चेन. सो जो फर्स्ट टेस्ट किया गया था, दैट वाज रिडक्शन. इसको हम लोग सोडियम एमाल्गम के साथ रिएक्ट करते हैं. सो वी हैव CHO the reaction that takes place in presence of sodium amalgam. क्या होता है सोडियम एमाल्गम? Na in presence of Hg. ठीक है, मर्क्यूरी की प्रेजेंस में. तो जब रिडक्शन हम करते हैं तो इसका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है इनटू हाइड्रोक्सी ग्रुप. सो व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? राइट, सो दिस इज गोइंग टू गेट अ व्हाट? It will get a free. This proves a free aldehydic group. क्योंकि अगर free aldehydic group इस पे नहीं होता तो ये जो CHO है इसकी रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, so this was the first reaction which was given. फिर उसके बाद सेकेंड जो रिएक्शन थी, देखो उसमें prolonged heating with HI, prolonged heating with HI gives हेक्सेन. फर्दर रिडक्शन इसकी हो जानी है HI is a reducing agent. The reaction takes place in presence of red phosphorus to give हेक्सेन. ठीक है, सो ये फर्स्ट जो टेस्ट है ये बताते हैं कि इसके पास स्ट्रेट चेन है. देन थर्ड, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप. 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए जो फर्स्ट टेस्ट किया गया, दैट टेस्ट वाज
acetylation. Acetylation means introduction of an acetyl group. So acetic anhydride के साथ ये रिएक्शन थी, CHO ठीक है, and with this is acetic anhydride. जब सारे के सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे वो क्या हो जाते हैं, उनके साथ एसिटाइल ग्रुप उनको सब्स्टिट्यूट कर देता है. तो यहाँ पे 4 और 5 है ना, सो सारे के सारे एसिटाइल ग्रुप इसमें आ जाएंगे. 5 molecules of this we will get CHO, CHOO, CH3, ठीक है. This is going to be 4 and CHO COCH3. This is known as glucose pentaacetate. Then fourth was presence of aldehydic group. Presence of aldehydic group. ओके, अब हमें पता चल गया कि उसके पास स्ट्रेट चेन है, हमें ये भी पता चल गया कि उसके पास 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं. तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में जो था, दैट वाज द फर्स्ट रिएक्शन व्हिच वाज डन, दैट वाज रिएक्शन विद HCl. सो हमने एल्डिहाइड्स में किया था कि अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रेट्स बनाता है, तो ग्लूकोज भी साइनोहाइड्रेट्स बनाता है. Right? Okay, so it is going to form cyanohydrate. So this confirmed the presence of CHO group. फिर सेकेंड हाइड्रोक्सिलामीन के साथ ये एडिशन रिएक्शन देगा, ऑक्साइन बनाएगा, रिएक्शन विद किसी से बोल रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन. हाइड्रोक्सिलामीन इज NH2OH. ठीक है, तो रिएक्शन अगर आपको याद है, इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और ग्लूकोज ऑक्साइन बनाएगा. This is glucose oxide, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज ऑक्साइड. ठीक है, एंड देन द फिफ्थ रिएक्शन वाज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ऑक्सीडेशन हम ग्लूकोज की करते हैं तो CHO ग्रुप, अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करें तो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है टू कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, सो वी आर यूजिंग से ब्रोमीन वाटर. When we will get the CHO group oxidized to carboxylic acid group. This is known as gluconic acid. Gluconic acid.
ठीक है। और ये जो ऑक्सीडेशन हम जो ग्लूकोज की करते हैं तो ये टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी देता है, राइट। टोलेंस रिएजेंट टेस्ट में वो सिल्वर मिरर टेस्ट और ये फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है जिसमें रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बन जाएगा। फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट इज आल्सो गिवन। जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं तो दोनों टर्मिनल ग्रुप्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू एसिड्स, बिकॉज बेसिकली हमें पता है कि जो अल्कोहल्स हैं उनको ऑक्सीडाइज करके पहले एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करके वो कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर हम माइल्डर की जगह स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें तो लेट्स सी रिएक्शन क्या होती है हमारे पास। Now we are taking HNO3 as an oxidizing agent. तो दोनों जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। So we have COOH and COOH. This is known as saccharic acid or glucaric acid. Saccharic acid और glucaric acid। ठीक है, क्लियर हो गया? Alright. Based upon these tests, the first structure of glucose was given. Now, according to the structure, we have how many distinct? 6 carbon atoms. तो 6 carbon atoms की हम bonding करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6 में last is CH2OH, first वाला is CHO। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की हमने किस तरह से क्या कहते हैं उसको प्लेसमेंट देनी है वो देखो आप। फर्स्ट में हम देंगे राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट left, right and right. This is going to be the placement of OH group. Right, left, right, right. So हमारे पास ये आ गया, वैलेंसीज पूरी करते हैं and H. अगर हमारा OH group next to the CH2OH group comes on the right hand side, then this is known as D configuration. ठीक है, अगर ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो इसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन बुलाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके। और अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो हम उसको क्या बुलाएंगे? दैट इज नोन एज एल कॉन्फ़िगरेशन। Then that will be known as L configuration. और ये जो होते हैं they are said to be anomers of each other. अभी करेंगे हम आगे इसको। They are said to be anomers of each other. ठीक है, क्लियर हो गया? पर जब ये वाला स्ट्रक्चर दिया गया तो इस स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप के थे जो कि नहीं देते थे, जैसे स्किप्स बेस टेस्ट नहीं दिया, 2,4-DNP टेस्ट वो भी इसने नहीं दिया। तो ये टेस्ट क्योंकि नहीं दिए तो इसलिए एक another structure of glucose was formulated which was known as the cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. Due to the reasons, देख लो, cyclic structure was given due to the following reasons. Due to the following reasons. Number 1, glucose does not undergo a test with sodium bisulfite,
अमोनिया, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट etc. ठीक है. So because of this cyclic structure of the monosaccharide that was given. So let's go on to the cyclic structure. इसी से derive करेंगे हम. D plus से पहले हम करते हैं, right? This is going to be D plus glucose. इसमें आप देखो क्या आ रहा है, right, left, right and right. अब यहां पे हमने D कॉन्फ़िगरेशन दी है ड्यू टू दिस OH. अब हम एक और कॉन्फ़िगरेशन देंगे ड्यू टू द फर्स्ट OH. अगर फर्स्ट OH में हमारे पास राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होगा तो दैट इज नोन एज अल्फा. ठीक है. सो लेट्स गो ऑन टू द साइक्लिक स्ट्रक्चर. वी अगेन हैव हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 and 6. फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन के बीच में एक साइकिल बनाते हैं with oxygen at the bridging center. Now we are going to place the OH. So we are placing right, right, left, right. Right, right, right. ये वाला देखो, ये फर्स्ट कार्बन एटम है. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. ठीक है. सो फर्स्ट कार्बन एटम ये हो गया, राइट साइड पे आ रहा है. सेकेंड कार्बन एटम पे, इस पे भी राइट साइड पे आ रहा है. ठीक है. सो व्हाट डिड वी से, इट इज राइट, राइट, लेफ्ट एंड राइट. सो यहां पे कॉन्फ़िगरेशन इसकी सॉरी वैलेंसीज पूरी करो H के साथ. This is known as alpha D positive glucose. ठीक है. अब फर्स्ट की पोजीशन हमने चेंज करनी है. फर्स्ट की पोजीशन हम चेंज करेंगे. तो फर्स्ट पे हम OH जो है अब लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे. सॉरी, मैंने आपको पीछे बोला कि एनोमर्स फिफ्थ कार्बन एटम के अकॉर्डिंगली होते हैं, फर्स्ट कार्बन एटम के अकॉर्डिंगली होंगे. तो वहां पे करेक्ट कर लेना. जो एनोमर्स होंगे दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन टू स्ट्रक्चर्स are at different placements at the C1 carbon atom, then they are known as anomers. 1 मार्क का ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. So अब हम इसका एनोमर बनाते हैं, which is beta D positive glucose. Okay, same structure, 1 2 3 4 5 and 6. First carbon atom और फिफ्थ कार्बन एटम के बीच में ऑक्सीजन हो गया. इसमें हमारा क्या था डेजिग्नेशन, राइट, राइट, लेफ्ट, राइट. तो अब क्या हो जाएगा, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. ठीक है. सो इसमें आ गया लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट. तो ये आपका मार्च पास्ट वाला इन बीटा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. और अल्फा में क्या आएगा, राइट राइट लेफ्ट राइट. ठीक है. एनोमर इसका बनाना है. अगर बाय चांस आपको ये वाला याद नहीं रहता है तो इसके थ्रू याद रखो. लेफ्ट राइट इज बीटा और एनोमर मींस C1 कार्बन एटम में OH की पोजीशन चेंज हो जाएगी. तो सिर्फ वही चेंज करनी है, रेस्ट ऑफ द पोजीशंस दे गोइंग टू रिमेन सेम. ठीक है. सो दिस इज व्हाट बीटा D positive glucose. ओके. अब इसी के बेसिस पे जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा आता है दैट इज पायरानोज स्ट्रक्चर. पायरानोज स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ रिंग स्ट्रक्चर. नाउ इसी को हमने रिंग में बनाना है, पायरानोज स्ट्रक्चर. अब अगर आप देखते हो यहां पे तो हाउ मेनी मेंबर्स इन अ रिंग, 1 2 3 4 5 6. तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बनेगा ना ये. एक ऑक्सीजन जो है वो साइकिल के अंदर आएगा. सो वी हैव
ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नेक्स्ट हमारा सारे जब हम लोग इसके आगे डाइसैकराइड यूनिट्स बनाएंगे तो उसमें काम आएगा, राइट? सो C1 इज दिस, दिस इज C5, ठीक है? और सिक्स्थ जो है दैट इज गोइंग टू बी दिस ग्रुप CH2OH, ओके? सो अब हमने पहले बनाना है अल्फा डी। अल्फा डी में क्या पोजिशनिंग है? राइट राइट लेफ्ट राइट। राइट को हम इसमें नीचे की तरफ को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके? सो वी हैव राइट राइट लेफ्ट राइट, ओके? राइट राइट लेफ्ट राइट. So this is what alpha D positive glucose, or it is also known as alpha D positive glucopyranose, क्योंकि pyranose स्ट्रक्चर है. pyranose, राइट? अब बीटा बनाना है हमने, सेम रिंग भी हम गोइंग टू फॉर्म. बीटा में क्या आ गया हमारा? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. तो लेफ्ट हम ऊपर की तरफ को शो कर रहे हैं, सो लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड राइट. सो इस तरह से आपको इजी हो जाएगा इनको लर्न करना, बिकॉज इसमें फर्क सिर्फ पोजिशनिंग ऑफ द OH ग्रुप इज ओनली देयर. ठीक है? इज इट क्लियर? सो इन दोनों में द चेंज इज ओनली एट द फर्स्ट कार्बन एटम, बाकी द एंटायर मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी सेम. सो फर्स्ट कार्बन एटम में इफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन द राइट देन इट इज अल्फा, and if the hydroxyl group is on the left then it is beta. Both alpha and beta, they are anomers of each other. The D configuration is given on the basis of the fifth carbon atom, इसमें on the basis of the fifth carbon atom. So fifth carbon atom में if OH is towards right then it is D, if OH is towards left then it is N. समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? पक्का? ओके. सो हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको कि अगर फर्स्ट कार्बन एटम पे साइक्लिक स्ट्रक्चर में OH is towards right then it is alpha, if OH is towards left it is beta. Both alpha and beta, they are anomers of each other. ठीक है? Whereas in the open structure D designation उसको दे रखी है जिसमें फिफ्थ कार्बन एटम पे OH is on the right, और L कॉन्फ़िगरेशन उसको देते हैं जिसमें फिफ्थ कार्बन एटम पे OH is towards left. ठीक है? उसी तरह से अब हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज बनाना है. साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. फ्रक्टोज जो है दैट इज अ कीटोज. पहले ओपन स्ट्रक्चर इसका देखते हैं किस तरह से है. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6. यहां पे जो फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन एटम्स हैं दोनों के साथ हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट है. ठीक है? जो सेकेंड कार्बन एटम है उसके साथ कीटोन प्रेजेंट है. फिर उसके बाद अगर हमको डी बनाना है तो डी में क्या था? फिफ्थ में क्या होना चाहिए? OH is towards right. सो ये हमने डी बना दिया. अब हमने बनाना है ये नेगेटिव. तो नेगेटिव के लिए डेजिग्नेशन इज थर्ड कार्बन एटम से अब यहां शुरू हो रही है लेफ्ट और फिर उसके बाद राइट. तो इसमें कम है हमें याद करने को.
ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। बाकी बैलेंसेस हम H के साथ कंप्लीट कर देते हैं। जब साइक्लिक स्ट्रक्चर हम इसका बनाएंगे, अब देयर इज गोइंग टू बी अ ऑक्सीजन ब्रिजिंग विद द सेकंड एंड द फिफ्थ कार्बन एटम। सो हो गया फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, सो जो फर्स्ट कार्बन एटम आएगा that has to be placed like this। ये आ गया कार्बन, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। Bridging of oxygen is between the second carbon atom and the sixth carbon atom, not the fifth over here। उसमें फिफ्थ के साथ शो किया था, यहाँ पे अब हम सिक्स्थ के साथ शो करेंगे। So we have ऑक्सीजन, यहाँ पे OH हट जाएगा ये वाला, ठीक है। So we have, okay, now we are making alpha D minus fructose। ये वाला कौन सा हमने बनाया था? D minus fructose, ठीक है। साइक्लिक में हम बनाएंगे अल्फा D माइनस फ्रक्टोज। सो अल्फा में क्या होगा? सेकेंड कार्बन एटम में OH is going to be on the लास्ट कार्बन एटम में फिफ्थ में OH is going to be on the right, D में, और अल्फा में फर्स्ट कार्बन एटम में कहां होएगा OH? टुवर्ड्स राइट। यहां पे ये आ गया टुवर्ड्स राइट, क्योंकि ये D है तो यहाँ पे भी टुवर्ड्स राइट। अब बीच के जो हमारे रह गए तो हमने यहाँ पे क्या बनाया था? लेफ्ट राइट, है ना। सो वी हैव दैट प्लेस ओनली, लेफ्ट एंड राइट। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अल्फा D नेगेटिव फ्रक्टोज। ठीक है, फिर उसके बाद बीटा बनाना है। सो बीटा में अब चेंज इन दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस, बाकी सारा हमारा मॉलिक्यूल सेम रहेगा। राइट, सो वी हैव 1 2 3 4। अब इसमें हमको 6 बनाने हैं। D है तो लास्ट वाले में OH राइट की तरफ आएगा, इसको ऊपर की तरफ से बनाओ। तो अब यहाँ पे OH will go towards left because हमको बीटा बनाना है। CH2OH यहाँ आ गया, बाकी मॉलिक्यूल से will remain same, left right। Okay, so this is going to be beta D negative फ्रक्टोज। ओके, अब जैसे हमने उसका पायरानोज स्ट्रक्चर बनाया था उसी तरह से हम इसका जो स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज फ्यूरान स्ट्रक्चर। फ्यूरान दिस इज फ्यूरान। ओके, तो अब आप बना सकते हो। राइट हमने नीचे लिया था ना, इसका भी बनाओ और इसका भी बनाओ। Let's say this is carbon 1 2 3 4। सो सबसे पहले हमको बनाना है कौन सा? D। सो D हमारा फिफ्थ कार्बन एटम में OH is where? This is first carbon atom, second, third, fourth, fifth and sixth. So fifth carbon atom में हमारा कहाँ पे है वो? OH कहाँ आएगा? दो CH2OH ग्रुप्स आएंगे ना यहाँ पे। So alpha D नेगेटिव में
Let's go on to this one. This is sorry. This is the second carbon atom. Third, fourth and fifth. ठीक है. अब फिफ्थ कार्बन एटम में राइट में हमको शो करना है. तो राइट का मतलब नीचे. ठीक है. और साथ में ही हमको क्या बनाना है यहाँ पे अल्फा. अल्फा में सेकेंड कार्बन एटम में OH is on right. So this is the second carbon atom. OH right आ गया. CH2OH ऊपर आ जाएगा इसमें, right? और थर्ड कार्बन एटम में OH is towards right. राइट. इसी तरह से इसका भी ड्रॉ कर लेते हैं. तो सर प्रिंटेड बना लो, नहीं तो फिर प्लेसमेंट गड़बड़ हो जाती है. ये आ गया. अब अगेन दिस इज व्हाट बीटा डी. इफ दिस इज द सेकंड कार्बन एटम, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बीटा डी में क्या होगा, सिर्फ जो सेकंड कार्बन एटम है उसमें OH की पोजीशन लेफ्ट हो जाएगी. और थर्ड में क्या पोजीशन है, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है. दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर्स. सो फॉर टुमारो आपने ये स्ट्रक्चर्स एक बारी लर्न करके आने, बिकॉज जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी के साथ हमारा कंबाइंड है.